पापी पेट का सवाल है। यहाँ रहेंगे तो चलो भूखे मर जाएंगे, इससे अच्छा है तो चलते हैं कुछ काम करेंगे, बच जाएंगे तो परिवार को पाल लेंगे, नहीं बचेंगे तो कोरोना से मर जाएंगे। टूरिज्म सेक्टर के बहुत इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको पता चला है कि बिहार में ऐसी ऐसी जगह भी है। तो ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि हम उसी में रोज़गार ढूंढ रहे हैं, उसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। देखिए 30 इयर्स लॉकडाउन का बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने ये मान लिया कि 15 साल अभी की सरकार और 15 साल तभी की सरकार, लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है, हमारे पार्टी का भी मानना नहीं है। बिहार के बच्चे सिर्फ सरकारी नौकरी पे इसलिए टूट पड़ते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। चलिए आज बात करते हैं प्लूरल्स पार्टी की अनु विवेक जी से, जो जिला प्रभारी है मोतिहारी के, और आइए इनसे कुछ चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते हैं और इनसे पूछते हैं आखिर आपकी पार्टी बिहार विधानसभा में कितने सीटों में चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले खबरी 24x7 आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हमारे इस जो मीटिंग थी, हमारी पार्टी की बैठक थी, इसको आपने अपने संज्ञान में लिया और खबर को चला रहे हैं। हमारी पार्टी जो है वो 243 के सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है, इंडिपेंडेंट लड़ रही है, और गठबंधन का कोई सवाल नहीं बनता है हमारा, ना अभी और ना फिर चुनाव जीतने के बाद कभी। तो हम लोग पूरे सीटों पे चुनाव लड़ेंगे सर। आप लोगों को ये कैसा भरोसा दिलाएंगे कि जितनी भी बिहार की पार्टियां हैं उससे आपकी पार्टी डिफरेंस है। बिल्कुल, आपने पिछले, अगर पुष्पम प्रिया चौधरी जो पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनके आप फेसबुक पेज को या ट्विटर को आप हैंडल कर रहे होंगे, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको दिखा होगा। और एक कहावत है ना कि पूत के पाँव जो है वो पालने में पता चल जाता है कि वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो हमारे पुष्पम प्रिया चौधरी पिछले जब से लॉकडाउन अनलॉक हुआ उस समय से लेकर अभी तक बिहार के लगभग 38 जिलों में भ्रमण कर चुकी है। और भ्रमण करने का उद्देश्य सिर्फ घूमना नहीं है। उनके भ्रमण से आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे घूमने के जो लोग हैं, घूमने वाले जो लोग हैं, जो टूरिज्म सेक्टर के बहुत इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको पता चला है कि बिहार में ऐसी ऐसी जगह भी है। तो ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि हम उसी में रोज़गार ढूंढ रहे हैं, उसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। बिहार में जब लोग बाहर से, हम बाहर चले जाते हैं घूमने, और बिहार में बाहर से लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपके चंपारण में केसरिया का बौद्ध स्तूप का हाल देखिए, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। मैं वहाँ का निवासी हूँ, मैं नहीं जाता घूमने के लिए, आपने उस तरह की सुविधा नहीं दी है। और वहाँ तो फॉरेनर्स आते हैं घूमने के लिए। डॉलर कमाने का मुद्दा जो है, और वो जो डॉलर कमाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसको आप खो दिए हैं। तो ऐसी सारी अपॉर्चुनिटी है जो बिहार में बहुत सारे लोगों को रोज़गार पैदा करा सकती है, बहुत सारे लोगों को टूरिज़्म के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा सरकार बिल्कुल 30 साल से लॉकडाउन पड़ा हुआ है सर। फेसबुक पे हम देखें हैं आपका लोगो है 30 ईयर लॉकडाउन, इसका मतलब जनता जानना चाहती है क्या है इसका मतलब। देखिए 30 इयर्स लॉकडाउन का बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने ये मान लिया कि 15 साल अभी की सरकार और 15 साल तभी की सरकार, लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है, हमारे पार्टी का भी मानना नहीं है। 30 इयर्स लॉकडाउन का मतलब ये हो गया कि जिस समय 1990-91 के दशक में भारत ने अपनी बाहें फैलाई थी और दुनिया के बहुत सारे तमाम इंडस्ट्री जो है वो यहाँ आए, तो उस समय तो यहाँ की राजनीति जो है वो एक अलग दिशा में यहाँ के नेताओं ने लेके चले गए। फिर 30 साल से तो वही बंद पड़ा हुआ है ना हमारा। जितने कल कारखाने जो पहले से चला करते थे उसको तो आपने 96, 97, 98 तक आते आते बंद करा दिया। तो वो सारे बंद पड़े हुए हैं, और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इसको हमने ग्रैप नहीं किया। तो ये हमारा 30 इयर्स लॉकडाउन है। अब लेट्स ओपन बिहार, अब तो खुलेगा। आपकी पार्टी किन किन मुद्दों को आगे रख के चुनाव लड़ेगी। देखिए हमारा एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा है बस रोज़गार। क्योंकि अभी तक का क्षेत्र में भ्रमण हम लोगों ने किया है, मैंने किया है, हमारे सारे प्रखंड प्रभारी ने किया है। मुझे लगता है कि 95% जो है, एक तो 90% जो जनता है वो गांव में रहती है, उसमें 95% जो गांव के लोग हैं उनके लिए आपने क्या अपॉर्चुनिटी दिया है? कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिल्कुल उन लोगों के पास कोई काम नहीं होता है। अभी भी पलायन जारी है। जितना भी लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर आए थे बिहार के, अभी फिर वो लौट रहे हैं। लौटेंगे ना सर, पापी पेट का सवाल है। यहाँ रहेंगे तो चलो भूखे मर जाएंगे, इससे अच्छा है तो चलते हैं कुछ काम करेंगे, बच जाएंगे तो परिवार को पाल लेंगे, नहीं बचेंगे तो कोरोना से मर जाएंगे। ये स्थिति दर्शा रहा है आपको कि आपके बिहार के अंदर में कितनी बेरोजगारी है, और इसको हम लोग रोजगार में ही कन्वर्ट करेंगे। और वो आपका मैनिफेस्टो आएगा, आपको पता चल जाएगा कि रोजगार हम किस प्रकार से क्रिएट करेंगे।
जैसा मेरा मानना है कि सबसे अगर विकास करना है, अगर सही में अगर विकास चाहिए तो हमको लगता है कि शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। अगर शिक्षा में सुधार हो तभी जाके किसी चीज़ में विकास हो सकता है या रोज़गार मिल सकता है। शिक्षा को लेकर आपकी क्या प्लान है? देखिए, शिक्षा के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। अभी जिस तरीके से आपने ये देखा होगा कि हमारे जो एस स्टेट में लोगों ने प्रदर्शन किया और उनके एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको आप बराबरी का हक नहीं दे रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं, तो ये सब दुष्परिणाम है आपके सरकार के फेल्योरनेस का एक नमूना है जो दिख रहा है और लोगों को दिख रहा है। शिक्षा के लिए आपको आपको रिसोर्स देना पड़ेगा और वो रिसोर्स हमारी सरकार देगी। उस टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग से लेकर और जितनी भी फैसिलिटियाँ देनी चाहिए शिक्षक को, वो हम देंगे, तभी जाकर हमारा शिक्षा सुदृढ़ होगा। और शिक्षा सुदृढ़ होने के बावजूद आप अगर उनको इंडस्ट्री नहीं देंगे तब रोज़गार भी आप नहीं दे पाएंगे। तो हम शिक्षा भी देंगे और रोज़गार भी देंगे। अभी एक मुद्दा ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, एसएससी और रेलवे के लेकर। जो 2018 का रिजल्ट आज अभी तक नहीं आया, टायर 3 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। और 2019 में जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म बच्चे भरे थे, लगभग 2 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे, लेकिन उनका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया। इस पर आप किसको दोषी ठहराते हैं, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे डायरेक्टली रूप से, ना कोई व्यक्ति और सरकारें दोषी होती है। लेकिन एक मुद्दा आपने बहुत अच्छा छेड़ा कि रेलवे का या एसएससी का, तो ये तो सिर्फ बिहार का ही दशा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का ये बात है। और हिंदुस्तान में जो सरकारें हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो इस तरीके से विफल है। केंद्र सरकार के पास उनका समन्वय इसका मतलब नहीं है, तभी वो जाकर इस तरह से जो बच्चे हैं हमारे इतने पढ़ के मेहनत करते हैं और वो सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी बिहार में है, इसीलिए बिहार का ये मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि यहाँ के बच्चे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे बिहार के बच्चों का होता है। और सब स्टेट में तो फिर भी इंडस्ट्री है, वो जॉब पा लेते हैं, लेकिन एज फार एज बिहार इज़ कंसर्न बहुत दिक्कत होता है। उसके पीछे रीज़न है ना सर, बिहार के बच्चे सिर्फ सरकारी नौकरी पे इसलिए टूट पड़ते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए सर, 1990 में ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारे पास फैक्ट्रियाँ आनी चाहिए ना, आप नहीं लेकर आए। अब आप 10 वैकेंसी निकालते हैं, हमारे पास 100 विद्यार्थी हैं, तो 100 विद्यार्थी 10 वैकेंसी के लिए जाएगा ना, और वहाँ से अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। तो आपके पास है क्या प्राइवेट सेक्टर? बिल्कुल नहीं है। तो आपने खुद ही गड्ढा खोदा है, और गड्ढा आप खोदेंगे तो फिर डूबेंगे आप ही। अब डूबने का समय आ गया है। अब देखिए कैसे डूबते हैं वो लोग। हमारे जितने भी नौजवान हैं और रोज़गार के लिए वो त्रस्त हैं, वो बताएंगे कि हाँ डूबा कैसे जाता है और डुबाया कैसे जाता है। वो डुबा देंगे आपको बिल्कुल। आपको क्या लगती है, इस बार आपकी पार्टी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल हमारी पार्टी सरकार बना पाएगी। सरकार बनाना कोई रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है सर। सरकार बनाना वो डेमोक्रेटिक ये है। आप अपना जो है इस लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि जनता मालिक होती है, और जनता को समझाना जनता खुद ब खुद समझती है। उसको समझाना हमारा काम नहीं। हम तो डायरेक्शन देते हैं, हम तो बताते हैं कि ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ये मिल सकता है, लेकिन सरकारें नहीं दे रही है। और बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसकी प्लानिंग पूरी तरीके से हो रही है, बूथ स्तर तक लोग काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको आने वाले महीनों में पता चल जाएगा कि हम सरकार बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।